गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने KGF ई क्लासेस में। बच्चों देखिए, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो APGP का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो AP और GP का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। अभी जो सेकंड पार्ट है AP और GP का, इस सेकंड पार्ट के अंदर बेसिकली हम AP और GP के सेकंड पार्ट यानी कि AM और GM के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक तो AP पढ़ा था और एक GP पढ़ा था, और इन दोनों के बारे में हमने फॉर्मूले देखे थे। कौन कौन से? एक तो TN का फॉर्मूला देखा था, एक SN का फॉर्मूला देखा था। यहाँ पर भी हम लोगों ने TN का फॉर्मूला और एक SN का फॉर्मूला देखा था। ठीक है, अब जैसे हमने AP और GP यहाँ पे पढ़ा था, वैसे ही आज हम लोगों को AM और GM पढ़ना होगा। और AM और GM पढ़ने के बाद आज ये क्लास आपका थ्योरी खत्म हो जाएगी हमारी, यानी कंप्लीट थ्योरी खत्म हो जाएगी इस क्लास में AM और GM की। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में जाते समय मैं आपको दो क्वेश्चन यहाँ पे एक फॉर होमवर्क के लिए आपको दे के जाऊँगा। अगर वो आप लोगों से हो पाता है तो वेल एंड गुड है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है AM और GM। तो बेसिकली AM और GM होता क्या है? AM और GM एक ऐसा प्रोसेस है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है आपके पास AM। इस AM का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? इस पूरे फुल फॉर्म होता है इसका अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का मतलब हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं हम समांतर माध्य। ठीक है, जैसे AM होता है वैसे ही आपके पास एक वर्ड होता है GM, जिसको हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन। और इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं गुणोत्तर माध्य। ठीक है, गुणोत्तर माध्य। इस तरह से दो वर्ड हम लोग को पढ़ने, तो समांतर माध्य और एक गुणोत्तर माध्य। अब समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य पढ़ने के लिए पहले तो हम लोग इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि AM बेसिकली क्या होता है। उसको पढ़ने के बाद फिर हम GM के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं AM बेसिकली क्या है। तो देखिए, AM का मतलब हो गया अर्थमेटिक मीन, और अर्थमेटिक मीन का मतलब फॉर्मूला क्या होता है? अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है हमारे पास सम ऑफ नंबर्स, यानी जितनी भी संख्या आपको दी हुई है पहले आप उन सबको जोड़ लो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी पदों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास दिए हुए हैं उन सभी को हम क्या कर लें? ऐड करके डिवाइड कर दें यहाँ पर, तो हमारे पास क्या मिल जाता है? AM मिल जाता है। हिंदी में अगर हम लोग इसको बोलना चाहें तो देखिए, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, लिखा हुआ है हमारे पास कि कोई भी दो नंबर है A और B, या फिर दो के अलावा तीन नंबर है A B या C, ऐसे ही चार नंबर भी हो सकते हैं A B C और D, या चार से ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं, कितने भी नंबर हो सकता है। इन सब का हम लोगों को AM पता करना है। तो जब AM पता करते हैं तो अभी हमने पढ़ा है सम ऑफ नंबर। सम ऑफ नंबर का मतलब दोनों जो नंबर हमारे पास है उनका योगफल, तो हमने लिख लिया A + B डिवाइड बाय, हमने पढ़ा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब जितने पद हैं उनका टोटल कितने हैं, तो ये A है और ये B है, टोटल कितने हैं? 2। तो यहाँ डिवाइड कैसा कर देंगे? 2 का, तो ये हो गया दो संख्याओं का AM। वैसे अगर मैं बात करूँ तीन संख्याओं के AM में, तो वही होगा सम ऑफ नंबर। सम ऑफ नंबर का मतलब तीनों नंबर का एडिशन, यानी A + B + C डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट की यानी कितनी संख्या है उसका डिवाइड, ये 3 संख्या है। तो बच्चों आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि ये लगभग आपको एक एवरेज, जो हम लोग पढ़ते हैं औसत एक वर्ड होता है, उसकी तरह लग रहा होगा कि सर ये बेसिकली एवरेज ही तो है। जैसे दो संख्याओं का एवरेज हमने निकाल दिया, तीन संख्या का एवरेज निकाल दिया, फिर चार संख्याओं का एवरेज निकाल दिया। कैसे? A + B + C + D डिवाइड बाय 4, इससे निकाल दिया। बिल्कुल बच्चों, ये होता तो एवरेज की तरह है, पर इसको, ये जो AM है इसको तो हम एवरेज बोल सकते हैं, पर हर एवरेज को AM नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि देखो AM पता करने के लिए, AM हम लोगों को पता करने के लिए ये कंपलसरी होगा कि वो जो संख्या होनी चाहिए वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP के अंदर होना चाहिए। जैसे कि 3 + 4 कितना 7, + 4 कितना 11, + 4 कितना 15, + 4 कितना 19, + 4 कितना 23, यानी इस तरह से ये प्रोसेस आपका होना चाहिए, AP के अंदर होना चाहिए। जब AP के अंदर कोई सीक्वेंस होगी तभी हम लोग उसका क्या बताते हैं? AM बताते हैं। ठीक है, तो जबकि एवरेज क्या होता है? एवरेज में कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 + 17 + 12 + 27 + 4, कुछ भी जोड़ सकते हैं। इन सबको जोड़ना है 1 2 3 4 5, इसमें किसका भाग दे देंगे? 5 संख्याओं का। तो ये तो होता है एवरेज। ठीक है, और
हमने भी ए में भी क्या किया, इन सभी संख्या को जोड़ा और किसका भाग दे दिया, जितनी संख्या उसका भाग दे दिया, नंबर ऑफ टर्म्स का भाग दे दिया। तो बेसिकली हमारे पास जो हमें समझ में आता है वो ये चीज़ समझ में आती है कि सर जो एवरेज होता है, जो एम होता है अर्थमेटिक मीन किसी भी संख्याओं का, वो उसको हम एवरेज तो बोल सकते हैं, पर हर एवरेज को अर्थमेटिक मीन बोल सकते हैं ऐसा कंफर्म नहीं है। क्लियर है बात? आई विश आपको ये बात समझ में आई होगी। अब ये बात समझ में आ गई है तो अब हम लोग इसके अंदर देखते हैं कि एम के अंदर हम किसी भी टर्म्स को अज्यूम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है आपके सामने, यहाँ लिखा हुआ है एक तो 3, ठीक है, और 3 के बाद आपके पास कुछ नंबर दे दिया गया, जैसे 1 2 3 4 5 और ये 6 संख्या दे दी, और बाकी साथ ही जो संख्या लिखी है वो आपके सामने 31 लिखी है। ठीक है, अब आप लोगों को बताया गया है कि 3 से लेकर 31 के बीच में, 3 से लेकर 31 के बीच में टोटल कोई 6 संख्याएं हैं, और वो 6 संख्याएं क्या हैं, वो अर्थमेटिक मीन के फॉर्मेट में वो 6 संख्या बताइए कौन कौन सी हैं। क्लियर है बात? आपको ये बोला गया है कि इंसर्ट 6 अर्थमेटिक मीन, आपको मैं इसका क्वेश्चन लिख के बता देता हूँ, इंसर्ट 6 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 31, ये आप लोगों को पता करना है। तो देखिए बच्चों, अभी आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, इंसर्ट 6 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 31, यानी 3 और 31 के बीच में 6 अर्थमेटिक मीन पता करने हैं। अब सोच के देखो हम किस तरह से पता कर सकते हैं। हम सोचेंगे सर यहाँ पर अर्थमेटिक मीन तो हम, इनके बीच में जो संख्या है वो एपी के फॉर्मेट में चल रही होगी। अब एपी के फॉर्मेट में चल रही है तो सर अगर हमें कॉमन डिफरेंस पता होता, सपोज कॉमन डिफरेंस 3 है या 4 है या फिर 2 है, सपोज कॉमन डिफरेंस 2 है तो सर 2 होता तो 3 + 2 कर देते हम लोग, यहाँ पर कितना आ जाता 5, यहाँ पर 2 कर देते कितना आ जाता 7, फिर +2 कर देते कितना आ जाता 9। तो इस तरह से हम डेटा को जोड़ते जाते और आंसर हम दे पाते। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास डी का पता करना, कि डी को हम किस तरीके से पता कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो चलो मैं आपको डी को पता करने का तरीका बताता हूँ किस तरह से हम पता कर सकते हैं। तो जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होगा वो देखिए। अगर आपको मैं बोल रहा हूँ कि एक टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है ए, ठीक है, और इसके बीच में कुछ n टर्म्स इंसर्ट करना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है b, n टर्म इंसर्ट करना है, टोटल कितनी टर्म इंसर्ट करना है, यहाँ पर n टर्म इंसर्ट करना है। अगर n टर्म इंसर्ट करना है तो हम लोगों को कॉमन डिफरेंस जब तक पता नहीं होगा तब तक हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो कॉमन डिफरेंस पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस पता करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं डी का। तो ये जो डी का फॉर्मूला है वो देखिए, वो क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि b माइनस ए डिवाइड बाय जितनी टर्म हमारे पास है, यानी उसमें एक जोड़ दो, यानी n+1, ये आपके पास मिल जाता है d। इस तरह से हम कॉमन डिफरेंस किसी भी डेटा का पता कर सकते हैं जब वो किसके अंदर लिखा हो, एपी के अंदर लिखा हो, और आपको बोला जाए कि अर्थमेटिक मीन इसके अंदर इंसर्ट करो। जैसे अभी आप लोगों के पास मैंने क्वेश्चन बताया था वो क्या था, वो क्वेश्चन यहाँ लिखा था 3 और यहाँ 6 अर्थमेटिक मीन लिखे हुए थे टोटल, और यहाँ पे लिखा था कितना 31। अब 6 अर्थमेटिक मीन लिखे हैं, 31 लिखा, तो ये जो a है ये तो हो गया 3, और ये जो 31 है ये कितना हो गया b। अब ये वैल्यू होने के बाद हमारे पास पता है कि हमें क्या करना है, b माइनस ए, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 31 माइनस की 3 डिवाइड बाय n हमारे पास कितना है, n हमारे पास है 6 टर्म, यहाँ पे कितनी इंसर्ट करनी थी, 6 टर्म इंसर्ट करनी थी, तो n+1 लिखते हैं यहाँ पे, n+1 यानी 7, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे n+1 यानी कितना 7। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 31 माइनस 3 कितना हो गया 27 डिवाइड बाय 6 + 1 28, 6 + 1 कितना हो गया हमारे पास 7, और 7 से 28 में भाग दूंगा तो कितना आएगा 4 आएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया है 4 आ गया है। अब अगर बच्चों कॉमन डिफरेंस हमारे पास 4 आ गया है तो देखिए हम लोग बता सकते हैं कि कौन कौन से टर्म्स इसके अंदर इंसर्ट किए जाएंगे। हम लोगों ने बोला क्या था, हम लोगों को बोला गया था कि सर ये बताइए कि टोटल जो आपके पास डेटा चल रहा है उसमें था एक तो 3 और यहाँ पे कितना था 31, तो यहाँ पर 6 अर्थमेटिक मीन आपको इंसर्ट करने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पता है कि जब भी अर्थमेटिक मीन पता करना हो तो यहाँ पे डी ऐड करना होता है, डी का मतलब कितना गया 4, फिर ये जो आएगा उसमें कितना ऐड करना होगा 4, फिर जो आएगा उसमें कितना ऐड करना होगा 4, एज इट इज़ जो आएगा उसमें वापस 4 वापस 4 और वापस 4। तो इस तरह से हम लोग 4 4 ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर मैं 3 में 4 ऐड करता हूँ तो कितना आएगा 7, 7 में 4 ऐड करता हूँ तो 11, 11 + 4 15, 15 + 4
90 यानी 19, 19 प्लस 4, 19 में 4 जोड़ो कितना 23, 23 प्लस 4 कितना 27 और 27 प्लस 4 कितना होता है 31। तो ये आपके पास सीक्वेंस बन रही है। तो ये जो सीक्वेंस बन रही है, इस सीक्वेंस को देखकर बच्चों हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो 6 अर्थमेटिक मीन आए हैं वो कौन आए हैं, वो ये वाले डेटा है, ये अर्थमेटिक मीन होंगे। क्लियर है बच्चों? आई विश आप लोगों को अर्थमेटिक मीन निकालना आया होगा। जैसे ही हमने क्वेश्चन किया है वैसे ही मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखिए आपके पास एक और क्वेश्चन बोल दिया गया है, आपको बोला गया है कि एक टर्म है आपके पास 7 और यहाँ लिखा हुआ है 85। ठीक है, इस 7 और 85 के बीच में टोटल हम लोगों को क्या करना है, 11 टर्म इंसर्ट करनी है। 11 टर्म यानी 11 पद क्या करने हैं, इसके अंदर डालने हैं। अब जो 11 टर्म हम लोगों को इसके अंदर डालने हैं वो 11 के 11 टर्म्स किस में होने चाहिए, एएम में होने चाहिए। एएम में क्यों होने चाहिए, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है कि जो सीक्वेंस है 7 से लेकर 85 तक वो किसके अंदर है, एपी में, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी के अंदर है। अगर समांतर श्रेणी के अंदर होगा तो इसके अंदर जो संख्या हम लिखेंगे उनके बीच कॉमन डिफरेंस बराबर होगा, ये हम लोग जानते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस बराबर होगा तो कॉमन डिफरेंस पता कर पाए तो 11 अगर इंसर्ट करना है तो हम 11 संख्या इसके अंदर रख सकते हैं। देखिए कैसे रख सकते हैं। अभी हमारे पास जो डेटा है उसके अंदर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंसर्ट करना डेटा। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या पता करेंगे, डी क्या होता है, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 होता है। अब बी हमारे पास कितना है, बी हमारे पास बच्चों 85 बी है हमारे पास, तो हमने लिख लिया 85 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन एन प्लस 1, एन कितना है 11 टर्म इंसर्ट करनी है, तो यहाँ पे हो गया 11 प्लस 1 यानी टोटल कितना 12। 85 में से मेरे को क्या करना होगा, 7 सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 7 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास टोटल कितना आ जाएगा 78 मेरे पास टर्म आ जाएगी। ठीक है, 78 आने के बाद मुझे किसका डिवाइड करना है, 12 का डिवाइड करना है। अब 12 का डिवाइड तो पूरा जाता नहीं है, कोई बात नहीं, तो जितना पॉइंट्स में जा रहा है उतना हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए 6 से इसको मैं काटूँ तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 6 से मैं इसको काटूँ तो कितनी बार जाएगा 13 बार। ठीक है, तो फिर 13 में 2 का हम भाग देंगे तो कितना जाएगा 5.5, सॉरी 6.5। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू। अगर हमारे पास इस तरह से डी की वैल्यू आ जाती है तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो लिखा हुआ था कितना 7 और यहाँ कितना लिखा हुआ था 85। हम लोगों को कितनी टर्म इंसर्ट करनी है 11, तो 11 टर्म हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अब जो 11 टर्म हम लोग इंसर्ट करेंगे वो 11 टर्म कौन कौन सी होगी वो देखिए। हमें क्या करना है, ऐड करना है। कितना ऐड करना है, ए के अंदर क्या ऐड करना है डी, और डी की जो वैल्यू थी वो कितनी थी 6.5 यानी 6.5। तो जो आंसर आएगा उसमें वापस 6.5 ऐड करेंगे और ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली क्या होगा, चलता चला जाएगा। तो 6 के अंदर 7 के अंदर अगर मैं 6.5 ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा मेरे पास 13.5। ठीक है, फिर 13.5 के अंदर वापस मैं कितना ऐड करूंगा 6.5, तो 6.5 ऐड करते कितना हो जाएगा 20। फिर 20 के अंदर कितना ऐड करूंगा 6.5, तो यहाँ पर टर्म कौन सी आ जाएगी 26.5। 26.5, तो 26.5 इस तरह से हम डेटा को प्रोसेस को कंटिन्यूसली चलाते चले जाएंगे और हमारे पास आंसर आता चला जाएगा। क्लियर है बच्चों? आई विश आपको ये बात समझ में आई होगी। तो जैसे हम लोग ये एपी के बारे में बात कर रहे हैं, एपी से रिलेटेड एएम हम लोगों ने पढ़ा है, तो एएम में हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है, एएम में हम लोगों ने पढ़ा है कि सर बेसिकली एएम होता क्या है और एएम का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक मीन। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते थे, समांतर माध्य। इसके बाद हम लोगों ने बताया था समांतर माध्य का मतलब क्या होता है। समांतर माध्य का मतलब होता है जितनी भी संख्याएं हैं उन सबको क्या कर दो, जोड़ दो, और जोड़ के जितनी भी संख्या उसका क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये क्या होगा, समांतर माध्य। तीसरी बात हम लोगों ने क्या पढ़ी थी कि जो एवरेज होता है वो समांतर माध्य होता है, वो हमेशा एवरेज के तो बराबर हो सकता है, पर एवरेज जरूरी नहीं है समांतर माध्य के भी बराबर हो। ये 3 चीज़ पढ़ने के बाद चौथी चीज़ हम लोग अब डेटा हमने पढ़ा है, वो क्या पढ़ा है, वो हम लोगों ने ये देखा है कि जो डी है यानी कॉमन डिफरेंस है वो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय एन प्लस 1, यानी जितनी भी टर्म हम लोग को पता करनी है। ठीक है, लास्ट टर्म डी का मतलब लास्ट टर्म का मतलब हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं बी, जैसे मैंने आपको बताया था ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, तो हम लोग लिख सकते हैं बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, और एन यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे जितनी भी टर्म हम इंसर्ट कर रहे थे वो हमारा एन हो रहा था। क्लियर है बच्चों? तो ये चीज़ समझ में आएगी। एएम के बारे में हमें एक लास्ट डेटा और पढ़ना है और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के
पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो वो देखिए वो डेटा क्या पढ़ना है। उस डेटा में हम लोगों को ये पढ़ना होगा कि हम एपी के अंदर किसी भी डेटा को एज्यूम किस तरह से कर सकते हैं। यानी हम लोगों को अजप्शन पढ़ना है कि अजप्शन हम किस तरह से कर सकते हैं, किसके अंदर हम लोग कर सकते हैं, एपी के अंदर। यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम अजप्शन किस तरीके से कर सकते हैं वो हम लोगों को पता करना है। सर अजप्शन का मतलब क्या हो गया? अजप्शन का मतलब देखो ऐसे हो गया, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि कोई भी तीन संख्या है, तीन संख्याएं, ठीक है, यानी तीन नंबर आपके सामने है, और वो जो तीन संख्याएं हैं वो किसके अंदर है? वो एपी के अंदर है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है, ठीक है। और उन तीनों का एडिशन जो आ रहा है वो 36 आ रहा है। उन सब का एडिशन कितना आ रहा है? 36। तो बताइए वो तीनों नंबर कौन से हैं, या फिर लास्ट वाला नंबर बताइए कौन सा होगा, लास्ट नंबर जो होगा वो कौन सा होगा। इस तरह का क्वेश्चन हमें पूछा जाता है एपी के अंदर। और इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हम लोगों को एज्यूम करना आना चाहिए। जैसे मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स किस तरह से करते हैं और वो थोड़ी गलती भी करते हैं उस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करने में। देखिएगा कैसे करते हैं। वो ये बोलते हैं कि सर पहला टर्म ने ले ली ए, फिर दूसरी टर्म ले ली सर ए प्लस डी, और तीसरी टर्म ले ली सर हमने ए प्लस 2d। बिल्कुल सही बात है, इस तरह से हम ले सकते हैं, क्योंकि पहले ए में एक डी जोड़ा, फिर ए में 2d जोड़ेंगे, यानी इस डी में एक और डी जोड़ा तो 2d हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो सर इस तीनों को ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 36 आना चाहिए। बिल्कुल वाजिब बात है, 36 आएगा, आना भी चाहिए। पर 36 आने के लिए बच्चों हम लोगों के पास देखिए एक इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल हमारे पास है 2। वेरिएबल 2 कहाँ है? एक तो ए है और एक कौन है? डी है। तो ए बी है और डी बी है। तो एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल हो तो हम लोग उसको कभी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जब इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तब हम लोग एक अजप्शन मेथड को यूज लेते हैं। वो अजप्शन मेथड क्या होता है वो देखिए बच्चों। देखिए जब हम लोग 3 नंबर को अज्यूम कर रहे होंगे, या फिर हम 4 नंबर को अज्यूम कर रहे होंगे, या फिर हम 5 नंबर को अज्यूम, या फिर 6 नंबर, या फिर 7 नंबर को अज्यूम कर रहे होंगे, किस तरह से हम अज्यूम करते हैं। जैसे अभी इस क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया था 3 संख्याएं हैं, उनका एडिशन 36 है। तो जब भी आपको 3 संख्या ऐड करनी हो तो पता बोला गया है तो आपको 3 संख्या कौन कौन सी मानी है वो देखिए। पहली आप मानेंगे ए, ठीक है, फिर दूसरी मानेंगे इधर ए प्लस डी, और आप इधर मानेंगे ए माइनस डी। क्लियर है? ऐसे 3 संख्या मानेंगे हमेशा। सर ऐसा 3 संख्या मानने का प्रॉफिट क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए ऐसा 3 संख्या मानने का प्रॉफिट ये है, क्योंकि आपको बोला गया था 3 संख्या का एडिशन कितना? 36। तो आपने क्या माना? पहली संख्या एक तो मानी ए, इधर मानी ए प्लस डी, और इधर मानी ए माइनस डी। इन तीनों का एडिशन आपने कितना बोला? 36। तो 36 से क्या हुआ बच्चों? देखो ये प्लस डी से ये माइनस का डी कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना? ए और ए, तो टोटल कितना हुआ? 3a। 3 की वैल्यू कितनी आ रही है? 36। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? भाग दे देंगे कितना? 12, यानी ए क्या है? 12 है। यानी से हम लोग बच्चों इस तरह से हम लोग ए की वैल्यू पता कर पा रहे हैं। कितना आ रहा है? 12 हमारे पास आ पा रहा है। क्लियर है बच्चों? तो ये देखिए हम इस तरह से किसी भी डेटा को पता कर सकते हैं, इजीली हम उस क्वेश्चन को डिफाइन कर पाएंगे। तो इस तरह से हमें डायरेक्ट आंसर पता करने के लिए ये डेटा नीड होना बहुत ज़रूरी होता है, यानी हम इस तरह से अज्यूम कर पाएँ। जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में अज्यूम किया था। जैसे मानो इधर देखिए ये हमने अज्यूम किया था, तो हम ना तो यहाँ पे ए पता कर पा रहे हैं ना डी पता कर पा रहे हैं। पता कर पा रहे हैं क्या? नहीं। बट अगर मैं अभी आपके सामने यहाँ पे नीचे दिखूँ तो अभी मैंने आपको लोगों को बताया कि हम इजीली ए की वैल्यू पता कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये अजप्शन मेथड आना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग अज्यूम कर पाएँ। तो अब अज्यूम हम लोग कर पा रहे हैं, तो देखिए हम लोग बाकी डेटा को किस तरह से हम लिख पाते हैं। जैसे 3 के बारे में तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है, बाकी में भी डेटा मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरह से लिखना होगा। जैसे 3 हम लोगों ने लिखा है वैसे ही हम लोग किसके बारे में लिखेंगे? हाँ, वैसे हम लोग 5 के बारे में भी लिखेंगे। देखिए मैं पहले आपको ऑड टर्म के बारे में बता रहा हूँ। जैसे आपको 3 के बारे में बताया, फिर 5 के बारे में, फिर मैं बताऊंगा 7 के बारे में, वो इजी होगा। 5 आते ही सबसे पहले बीच में लिख दो कितना? ए है तो इधर क्या हो जाएगा? ए प्लस डी, और इधर क्या हो जाएगा? ए प्लस 2d। जैसे यहाँ पर हुआ ऐसे अपोजिट साइड भी हो जाएगा, यानी कि ए माइनस डी, और यहाँ कितना हो जाएगा? ए माइनस के 2d। लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये 5 टर्म हो गई है। ऐसे ही जब हमारे पास 7 टर्म के बारे में पूछा जाए तो भी हम लोगों को क्या करना है? वही करना है। बीच में क्या लिखना है? ए। तो यहाँ पे इधर लिखेंगे ए प्लस डी, इधर लिखेंगे ए प्लस 2d, और फिर नेक्स्ट लिखेंगे ए प्लस 3d, ठीक है। इधर भी लिखेंगे ए माइनस डी, ए माइनस 2d,
और a माइनस 3d। तो इस तरह से देखिए ये हमारे पास टोटल कितनी टर्म हो गई, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4, 5, 6 और ये 7 टर्म हो गई। तो जब भी आप कोई ऑड टर्म के बारे में लिख रहे हैं, जैसे 3 पदों की संख्या आपको बोल दिया 3 पदों का योगफल इतना है, या 5 पदों का योगफल इतना है, या फिर 7 पदों का योगफल इतना है, तो आपको इस तरह से बताना है। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो ठीक है हमने इस तरह से लिख दिया, पर सर हम 4 पदों के बारे में बोला जाए तो वो तो नेगेटिव तो हटेगा ही नहीं। नेगेटिव नहीं हटेगा उसका मतलब, जैसे मैं आप लोगों को लिख के बता रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट क्या सोचते हैं, सर 4 पद है तो लिख लेंगे सर हम a, इधर लिख लेंगे a प्लस डी, इधर लिख लेंगे सर a माइनस डी। अब सर चौथा पद a प्लस 2d लिखे इधर, या फिर a माइनस 2d लिखे, वहां सर प्रॉब्लम होती है ना। और अगर सर इधर लिख लें इधर लिख लें तो फिर डेटा तो पूरा कट नहीं पाता है और हम लोग सॉल्यूशन कर नहीं पाते हैं। इसलिए बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले आप ऑड टर्म को लिखना सीख लीजिए, जैसे 3 हुआ, 5 हुआ, या फिर आपके पास 7 हुआ। क्लियर है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इवन टर्म को आप लोग किस तरीके से इजीली लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए बच्चों इवन टर्म को हम किस तरह से लिख पाएंगे वो देखिए। जब भी आपके पास इवन टर्म हो तो आपको क्या करना है, आपको a ना लिख के a प्लस डी पे जाना है। किस पे जाना है, a प्लस डी पे। क्लियर है बात। जैसे a प्लस डी पे गए तो वैसे ही यहां पर भी किस में जाना होगा, a माइनस डी पे जाना होगा। चले जाएंगे। अगर a प्लस डी और a माइनस डी पे यहां चले गए तो इसके आगे देखिए और इसके आगे देखिए। देखिए जब मैंने ऑड टर्म आपको बताया था तो a प्लस डी 7 के साथ लिया, a प्लस 2d 7 के साथ लिया, यानी यहाँ पे मैंने कोई भी टर्म मिस नहीं की थी। जब मैं यहाँ पे a मिस कर रहा हूँ यानी a प्लस डी ले रहा हूँ तो a प्लस 2d मिस करूंगा और यहाँ कितना लूंगा, a प्लस 3d लूंगा। ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या लूंगा, a माइनस 3d लूंगा। आई विश आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है। जैसे मैं 4 के बारे में बता रहा हूँ वैसे मैं आपको 6 के बारे में भी बताता हूँ एक बार किस तरह से करना होगा। देखिए मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं बच्चों, ताकि मैं आपको 6 के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। यहां पर देखिएगा, तो यहां पर 6 के बारे में हम लोगों को बात करनी है। ये 6 हमारा है। अब 6 है तो 6 क्या है, इवन संख्या यानी कि एक सम संख्या है। जब भी सम संख्या हो तो हमें a ना लेकर a प्लस डी लेना है। a प्लस इधर d लेंगे तो इधर कितना लेंगे, a माइनस का d लेंगे। अब a प्लस डी ले लिया तो a प्लस 2d ना लेके a माइनस 3d लेंगे, क्योंकि हमने a नहीं लिया, यहाँ पे a नहीं लिया तो लगातार संख्या भी नहीं लेंगे। a का मतलब पहला पद ले लिया तो सारी पद लो, जैसे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। जब a नहीं लेंगे तो हम लोग क्या लेंगे, जैसे a प्लस डी ले लिया तो यहाँ पे कितना ले लेंगे, नेक्स्ट डेटा पे हम लोग कितना ले लेंगे, a प्लस 3d, और यहाँ पे भी कितना ले लेंगे, a माइनस 3d। क्लियर है बात। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे a माइनस 3d। ठीक है। अब a प्लस डी ले लिया, a प्लस 3d, 1 माइनस 3d ले लिया, तो अब आगे ले लेंगे a प्लस 5d। कितना, a प्लस 5d। ये चीज ध्यान रखना, क्यों, a प्लस 4d हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, और यहाँ क्या लेंगे, a माइनस 5d लेंगे। क्लियर है बच्चों। आई विश आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। मैं आपको एक बार फटाफट से इसको रिकॉल करा देता हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास अगर 3 टर्म हो, 5 टर्म हो या फिर 7 टर्म हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमेशा 3, 5 और 7 यानी ऑड टर्म या फिर नो हो तो ऑड टर्म में हमेशा बीच में क्या ले लेंगे, a अगर ले लिया तो a प्लस डी भी लेंगे और इधर a माइनस डी भी लेंगे। ठीक है। 5 है ऑड टर्म है, ऑड टर्म में बीच वाला लेंगे a, और a अगर ले लिया तो a प्लस डी भी लेंगे और a प्लस 2d भी लेंगे। ऐसे यहाँ पर a माइनस डी भी लेंगे और a माइनस 2d भी लेंगे। ऐसे 7 होगा तो बीच में a लेंगे तो a प्लस डी, फिर a प्लस 2d और a प्लस 3d ले लेंगे। ऐसे ही a माइनस डी, a माइनस 2d और a माइनस 3d ले लेंगे। क्लियर है। तो ये तो हो गया हमारा ऑड टर्म का पता करना। अब बच्चों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरह से आप लोग इवन टर्म के बारे में पता कर सकते हैं। हमने अभी पता किसके बारे में किया, 3, 5 और 7 के बारे में। जैसे 3, 5 और 7 के बारे में हम लोगों ने पता किया है, वैसे ही हम लोग बाकी डेटा के बारे में यानी कि 4 और 6 के बारे में पता कर सकते हैं। देखिए किस तरह से हम लोगों को पता करना है। मैं बात कर रहा हूँ 4 के बारे में और 6 के बारे में। तो जो 4 है वो क्या है, चलो मैं आप लोग सिर्फ 2 के बारे में पता कर लेता हूँ। वैसे तो 2 तो बहुत ईजी सा डेटा होता है, सॉरी आप लोग इजीली कर पाएंगे 2 को, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरह से करना होगा। जो 2 आ गया, 4 आ गया और 6 आ गया। तो 2 का मतलब कितना हो गया हमारे पास बच्चों, a प्लस डी ले लेंगे और a माइनस डी ले लेंगे यहाँ पर। तो
क्लियर है। अब मुझे 4 लेना है, तो 4 लेना है तो मैं क्या लूँगा, a प्लस डी और a माइनस डी, ये तो ले लिया। अब यहाँ पर a प्लस डी के बाद क्या लूँगा, a प्लस 3d लूँगा, 2d नहीं लूँगा। और यहाँ पे भी क्या लूँगा, a माइनस 3d। बच्चों ये क्वेश्चन, ये चीज़ मैं आपको इतना डीपली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ही हमारे सबसे काम के होते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एसएससी मेंस के अंदर पूछे गए हैं। फिर बात करता हूँ 6 की, तो 6 में क्या करना होगा, a प्लस डी, यहाँ लेना होगा a प्लस 3d, 1 के बाद 3, 3 के बाद क्या आता है 5, तो 1 प्लस 5d। ऐसे यहाँ पे लेना होगा a माइनस 3d और यहाँ लेना होगा a माइनस 5d। तो 6 टर्म हो गए क्या, सॉरी नहीं, एक a माइनस डी भी तो भूल गए हम लोग यहाँ पे, a माइनस डी। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से 6 टर्म्स हो गए हैं। आई विश आप लोगों को बात समझ में आई होगी। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारे पास एपी का, यानी एपी से रिलेटेड जितने भी डेटा हम लोगों को पढ़ने थे वो सारे के सारे डेटा हमारे क्लियर हो चुके हैं। देखिए हमने पढ़ा एपी में हमने पढ़ा टीएन क्या होता है, यानी टीएन का फॉर्मूला, और पढ़ा एसएन का फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद हमने एपी के बाद पढ़ा क्या, एम का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा कि क्या होता है, सभी का एडिशन डिवाइड बाय जितने भी टर्म्स है, जैसे 2 टर्म्स है तो उनका डिवाइड बाय 2, 3 टर्म्स है तो डिवाइड बाय 3। एम के बाद अभी हम लोगों ने क्वेश्चंस पढ़ा जहाँ पे हम अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे थे, जैसे कि हमने आपको बताया था कि 6 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, किसके बीच में, 3 और 31 के बीच में। क्लियर है। इसके अलावा हमने एक और कॉन्सेप्ट देखा है अभी, एक और कॉन्सेप्ट क्या देखा है, अजम्पशन मेथड, यानी अज्यूम किस तरह से करते हैं, चाहे 3 संख्या हो, चाहे 4 संख्या हो, चाहे 5 संख्या हो, चाहे 6 संख्या हो, उनको अज्यूम करने का तरीका क्या होता है, ऑड के लिए अलग होता है और इवन के लिए हमारे पास अलग होता है। क्लियर है। चलो जी बच्चों, तो ये हमारा पास हो गया है एपी और एएम से रिलेटेड सारा का सारा बेसिक्स थ्योरी। अब बेसिक्स थ्योरी होने के बाद हम चलते हैं जीपी के ऊपर। जीपी के बच्चों में आप लोगों को लास्ट क्लास में फॉर्मूला लिखा चुका हूँ, एक टीएन का और एक एसएन का। ठीक है, तो अब हम जीपी में बात करेंगे किसके बारे में, जीएम के बारे में, और जीएम के बारे में पूरी कंप्लीट थ्योरी देखेंगे आज इसी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज जीएम। तो बच्चों देखिए, जीएम अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को कुछ बेसिक्स आना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जीएम बेसिकली होता क्या है, हम लोग जानते हैं जीएम का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन। जीएम का मतलब क्या है, ज्योमेट्रिक मीन, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं हम लोग इसको, बिल्कुल बोलते हैं साहब, सॉरी गुणोत्तर श्रेणी नहीं, गुणोत्तर माध्य है ना, इसको बोलते हैं हम लोग गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन। तो ये हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है सर, जैसे एएम हमने पढ़ा था वैसे ही जीएम हम पढ़ रहे हैं। तो जीएम में क्या होता है, जैसे कोई भी 2 संख्या आप लोगों को दी हुई है, ठीक है, उन दोनों संख्याओं का आपको क्या बताना है, उन दोनों संख्याओं का आपको जीएम बताना है। जैसे कि ए प्लस बी है, सॉरी ए और बी है हमारे पास में, प्लस नहीं, ए और बी है 2 संख्या, या फिर ए बी और सी 3 संख्या है, या फिर ए बी सी और डी ये 4 संख्या है। इनका हमें जीएम पता करना है। तो इनका जीएम कैसे पता करेंगे, 2 संख्या होगी तो हम लिखेंगे ए इंटू बी की पावर कितना 1/2, 3 संख्या होगी तो हम क्या लिखेंगे ए बी सी की पावर 1/3, और 4 संख्या होगी तो क्या लिखेंगे ए बी सी डी की पावर 1/4। कहने का मतलब जितनी संख्याओं सबको गुणा करके उसकी पावर वही लगा देना है, यानी 1/4 लिख के लगा देना है। इस तरह से हम लोग जीएम के बारे में बात कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। जैसे कि मानो आप लोगों को ये बता दिया, अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका जीएम के बारे में आप लोगों से मैं पूछूंगा। जैसे कि देखिएगा, आपको मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया है 2, 4, 8 और 16। ठीक है, और चलो इतना ही लेते हैं। आपको बोला कि इस संख्या का जीएम बताइए, इस संख्या का जीएम बताइए। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि इसको हमें गुणा करना है और पावर कितनी लगानी, 1/4। कहने का मतलब इसको लिख लेंगे सर 2 गुणा 4 गुणा 8 गुणा 16, उसकी पावर कितनी लगा लेंगे, 1/4 लगा लेंगे इस तरह से पावर, बिल्कुल। अब पावर लगने के बाद अब देखिएगा, पावर तो हमने यहाँ लगा लिया है। पावर लगने के बाद हमारे पास दिक्कत क्या करती है सर, इस सब की पावर 1/4 तो हम जानते नहीं है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे छोटा वाला जो टर्म होता है उसके रेस्पेक्ट में सबको लिखिएगा। जैसे कि 2 का मतलब 2 की पावर 1, 4 का मतलब 2 की पावर 2, इस 8 का मतलब 2 की पावर 3, और 16 का मतलब क्या हो गया 2 की पावर 4। इस तरह से लिख सकते हैं। इसकी पावर 1/4 ही तो लगा हुआ है। चलो जी, अब देखिए जब 2 2 2 और 2 जब बेस बराबर होते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्मेट होते हैं, तो जो हमारे पावर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। यानी पावर्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 कितना 10।
हाँ या ना, तो हमारे पास क्या आ गया 2 की पावर कितना 10, और 2 की पावर 10 की पावर कितना 1/4। 1/4 का मतलब क्या हो गया, यहाँ से कटेगा तो 2 की पावर कितना जाएगा 5/2। तो 2 की पावर 5/2 हमारा क्या हो जाएगा जीएम हो जाएगा, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। अब सर 2 की पावर 5/2 का मतलब भी हम लोगों को आप बता दीजिए कि कितना होगा। तो देखिए मैं आपको इसका भी मतलब बता देता हूँ, इसको किस तरह सोल्व करना होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या है 2 की पावर 5/2। तो बच्चों इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, देखो 2 की पावर 5 और वापस पावर 1/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। और 2 की पावर 5 कितना होता है 32, कितना होता है 32, यानी इसका जीएम क्या होगा √32। 32 का √32 का मतलब कितना होगा √16 × 2, 16 × 2 32, 16 बाहर आ जाएगा, 16 बाहर आ जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 4√2, यानी इसका जीएम कितना हो जाएगा 4√2। क्लियर है बच्चों, आई विश आप लोग समझ पाए होंगे। जैसे ये क्वेश्चन किया है वैसे ही मैं आपको एक और थोड़ा सा इसके बारे में जीएम के बारे में एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, वो भी देखिए आप लोग। तो अगर मैं जीएम में आपको बोलूं कि कुछ डेटा आपके पास चल रहा है और वो जो डेटा है वो क्या है, वो डेटा इस तरह से चल रहा है, सपोज 2 4 8 16 एंड 32। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, 5 संख्या जब हमारे पास है, देखो अब इस 5 संख्या में हमें क्या करना है गुणा करना है। तो इसका मतलब 2 की घात 1 गुणा 2 की घात कितना 2 गुणा 2 की घात कितना 3 गुणा 16 को क्या बोलेंगे 2 की घात 4 गुणा 32 को क्या बोलेंगे 2 की घात 5। अब इसकी पावर कितना लगाना है 5 संख्या, तो 1/5 हमें यहाँ पर इस तरीके से इसको लिखना होगा। चलो जी, लिखने के बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 2 2 2 2 और 2 ये बेसिक्स बराबर है। जब बेस बराबर तो पावर क्या हो जाएंगे हमारे सबके ऐड हो जाएंगे, इसके सबके पावर। तो देखिए 5 + 4 कितना 9, 9 + 3 कितना 12, 12 + 2 14 और 1 कितना 15, यानी कितना है 2 की घात कितना 15, और ऊपर पावर कितना चला था 1/5। ये यहाँ से कटेगा कितनी बार 3 टाइम कटेगा, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, ये हम लोग जानते हैं। जब 2 की पावर 3 8 होता है तो यहाँ देखते ही हम लोग बोल सकते हैं कि सर इसका ज्योमेट्रिक मीन जो आया है वो क्या आया है, सर ये आया है 8। क्या आया है 8, यानी यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ रही है क्या, कि जब भी पदों की संख्या विषम हो, क्या हो विषम पदों की संख्या हो, विषम पदों की संख्या को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। जो टर्म्स है वो क्या होनी चाहिए ऑड नंबर के फॉर्मेट में होने चाहिए। जैसे कि 3 5 7 9 11 इस तरह से हो, तो उनका एएम पता करें या जीएम पता करें, हमेशा क्या होता है मिडिल टर्म जो होती है वही उनका एएम या फिर जीएम होता है, यानी जो मध्य वाला पद होता है वही उनका एएम और जीएम होता है। कैसे होता है देखिए, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ 2 2 4 6 8 10 12 और 14। देखिए 3 3 6 और 1 7 कितने टर्म है 7 टर्म है। आपको मैं बोल रहा हूँ ये सब किस में एपी में, बिल्कुल एपी में। कैसे एपी में हम देख सकते हैं डिफरेंस 2 का 2 का 2 का 2 2 और 2 सब में कितना का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। अगर 2 2 का डिफरेंस आ रहा है तो हम बोल सकते हैं एक संख्या किस में है, ये संख्या किस में है एपी में है, ठीक है। अच्छा एपी में होने के बाद अब आपको ये बोला गया कि इसका एएम बताइए, क्या बताइए एएम। तो देखिए एएम हम किस तरह से बता सकते हैं, 3 संख्या ये रही और लास्ट 3 संख्या ये रही, तो जो बीच वाला टर्म होता है वो इसका क्या होता है एएम होता है, और वही हमारा क्या होता है जीएम। अगर जीएम जीपी देके जीएम पूछा जाता तो भी बीच वाली टर्म होती, कब जब संख्या ओड हो, जैसे 7 संख्या है। अब इसको प्रूव भी कर सकते हैं, देखिए कैसे प्रूव कर सकते हैं। इन सबको आप जोड़ेंगे और जोड़ के कितने का भाग देंगे, टोटल 7 संख्याओं का हम भाग देंगे, और जब 7 संख्याओं का भाग देंगे इन सबको जोड़ने पे कितना आएगा 56 आएगा, और 7 संख्याओं का भाग देंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। तो ये आ गया हमारा क्या एएम। ऐसे ही हम और नंबर्स का भी एएम पता कर सकते हैं। जैसे कि मानो आपको लिखा हुआ है 3 + 5 + 7 + 9 + 11, ये 5 पद है और आपको बोला गया कि इसका आप क्या बताइए जीएम बताइए। तो जीएम क्या होता है, उनको ऐड करके 5 का भाग देना है ना। जीएम क्या होगा, सॉरी एएम, नॉट टू जीएम, एएम की बात कर रहा हूं मैं अभी आपको ना, वापस एएम थोड़ा बता देता हूं। तो इसका बीच वाला टर्म क्या है 7, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए 7। चलो प्रूव कर लेते हैं। तो देखिए 5 + 3 कितना 8, 8 और 7 कितना 15, 15 और 9 कितना 24, 24 और 11 कितना 40, और 40 सॉरी कुछ ऐड में गलती हो गया है सॉरी, 3 और 5 हमारे पास जो है डेटा, वापस देखिए 3 और 5 कितना 8, 8 और 7 कितना 15, 15 में अगर मैं 9 जोड़ता हूँ तो मेरे पास कितना आ गया 24, 24 और 11 कितना 35, तो 35 में अगर मैं 5 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 7। तो ये देखिए मिडिल टर्म आ रही है ना।
तो अगर ऑड टर्म हो और उसका एम या जीएम पूछा जाए तो बीच वाली टर्म दे देना है। जैसे कि आपको कोई भी सीक्वेंस दे दी गई है, कोई भी सीक्वेंस दे दी गई है, जैसे कि सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ ये मैं आपको बोल रहा हूँ 1/2, ठीक है, -1 2, फिर आपको पूछा गया है -4 और यहाँ पूछा गया है 8, ठीक है। तो अब आप लोगों को बोल दिया गया है कि भैया ये बताइए कि ये जो क्वेश्चन है इसका जीएम क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। अब इसका जीएम पूछा है तो ये तो कंफर्म आप लोग मान लीजिए कि जीएम पूछा है तो 101% ये जो डेटा होगा वो जीपी के फॉर्मेट में होगा, है ना, यानी गुणोत्तर श्रेणी के फॉर्मेट में होगा, तभी तो गुणोत्तर माध्य पूछा जाएगा। अब कितनी संख्या है, 5 संख्या, तो बिना सोचे समझे आप फटाफट आंसर दे सकते हैं 2। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर प्रूफ कीजिए, तो देखो प्रूफ कैसे कर सकते हैं। जीएम क्या होता है, सभी संख्या को गुणा करके पावर लगा देना। तो संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो मैं इनको गुणा करता हूँ 1/2। अब देखो माइनस और माइनस तो गुणा होकर प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको साइड में लिख देता हूँ, आप लोग समझ पाएंगे डायरेक्ट। इंटू 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 8 की पावर कितना आएगा, 1/5 आना चाहिए, आएगा। चलो जी बिल्कुल आएगा। तो देखिए अब 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, और 8 को किससे गुणा कर रहे हैं हम, 4 से। 8 गुणा 4 कितना, 32 आएगा। जब 8 गुणा 4 हमारे पास 32 होता है तो देखिए 32 की पावर कितना आ गया, 1/5 यानी 1/5। और 32 क्या होता है, 2 की घात 5, 1/5 ऊपर चल रहा है तो 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचा, 2। तो हमारे पास देखिए आंसर आ गया 2। ये आंसर 2 ही तो आ रहा था, पहले हम डायरेक्ट बता रहे थे, और ये अब यहाँ पे भी 2 आंसर आ रहा है। क्लियर है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग देख के बता सकते हैं कि हमारा जो एपी और जीपी में अगर 3 5 7 इस तरह से और टर्म्स में है तो एएम जीएम उनके मिडिल टर्म ही होंगे। क्लियर है, ये चीज भी आप लोगों को आई विश क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ चुके हैं जीएम के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स, है ना। अब जैसे एएम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था वैसे ही जीएम के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। जीएम के बारे में क्या देख लेते हैं, क्वेश्चन देखिए। जैसे आप लोगों को बोल दिया गया है, सपोज आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, हमारे पास दिया हुआ है 4, एक मिनट, 4, ठीक है, फिर यहाँ कोमा है, यहाँ कोमा सॉरी एक स्पेस है, और यहाँ पे लिख दिया है 64। आपको बोला गया है कि ये जो 3 जगह है वहाँ पे कौन कौन से नंबर आएंगे। अब कौन कौन से नंबर आएंगे ये, अच्छा, और ये आपको बोल जाएगा कि ये है जीपी के फॉर्मेट में, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्मेट में। कहने का मतलब जीएम हम लोगों को पता करना है, बीच में कौन कौन से डेटा आएंगे वो आपको पता करना है। तो वो आपको कब पता कर सकते हैं, जब आपको आर पता हो। क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है सीक्वेंस क्या होती है, सर हम लिखते हैं ए, फिर उसको आर से गुणा करते हैं, फिर ये होता है AR², फिर क्या होता है AR³। इस तरह से जीपी चलता है। तो जीपी चलता है सर, अगर जैसे हम लोगों ने एपी पढ़ा था बच्चों अभी, है ना, जब हम लोगों ने अभी एपी पढ़ा था, मैं आपको याद दिलाता हूँ वापस थोड़ी देर पहले, 15 से 20 मिनट पहले इसी लेक्चर में, जब हम लोगों ने एपी पढ़ा था, तो उस एपी के अंदर हम लोगों ने ये एएम के बारे में बेसिकली डिस्कशन किया था। और जब एएम के बारे में डिस्कशन किया था तो हम लोगों ने ये बोला था कि किसी भी टर्म्स जो भी होगी उनमें पता करने के लिए डी पता होना बहुत जरूरी है। और डी हम लोगों ने किस तरह से पता किया था, b-a/n+1, तभी तो ये कर पा रहे थे। पर वो तो क्या था, एपी था। अब हमारे पास क्या है, जीएम है, और जीएम पता करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, कॉमन रेशो चाहिए। क्या चाहिए, कॉमन रेशो। और कॉमन रेशो को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। और आर अगर हम लोगों को मिल जाए तो इसको मैं आर से मल्टीप्लाई कर लूँगा, इसको आर से और इसको आर से, और हमारा आंसर मिल जाएगा। और जो भी होगा उसको फिर आर से मल्टीप्लाई करूँगा तो 64 आना चाहिए। क्लियर है बात। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे पता करना क्या इंपॉर्टेंट डेटा होगा, हमारे यहाँ पे पता करना होगा कि हम किस तरह से जीपी को पता कर सकते हैं, जीपी में, यानी कि हम आर को किस तरह से पता कर पाएंगे। तो देखिए जैसे हमारे पास उस समय फॉर्मूला था वैसे यहाँ पे भी फॉर्मूला है। एक है ए और यहाँ पे कुछ टर्म लिखी हुई है और यहाँ पे लिखी हुई है बी, ठीक है। और आपको बोला गया कि भैया कॉमन रेशो पता करो, तो आप लोग एक फॉर्मूला यूज लेंगे, कौन सा, b/a की पावर 1/n+1। बस ये फॉर्मूला लेना है ताकि आप लोग क्या पता कर पाए, आर पता कर पाए, और इनके बीच में जो टर्म्स आएगी उसको डायरेक्टली बता पाए। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली बता पाते हैं तो देखिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अभी जो आपके पास डेटा दिया हुआ है उस डेटा के अंदर हम लोगों को
क्या बोला गया है, हम लोगों को बोला गया है आर का फॉर्मूला ये होगा। अब बी क्या है 64 है और ए क्या है हमारे पास 4 लिखा हुआ है, तो हमने लिख लिया 64/4, उसकी पावर 1 अपॉन, इसके बीच में कितनी टर्म इंसर्ट करनी है, 1 2 और 3, 3 टर्म इंसर्ट करनी है। तो 3 प्लस यहाँ पे n+1 है, तो यानी कि 3 + 1 कितना आ जाएगा 4, 3 + 1 कितना 4 हो गया। अब इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ, यहाँ से कट किया तो कितनी बार कट होगा, ये हमारे पास हो गया, सॉरी ये देखिए यहाँ पे हम कट करेंगे 64 को, तो कितनी बार कट होगा 16 टाइम, 16 × 4 64 होता है, उसकी पावर कितना लग रहा है 1/4। अब ये पावर 1/4 लग रहा है। अब देखिए 16 का मतलब क्या हो गया 2 की घात 4 और ऊपर कितना चल रहा है 1/4, तो 4 से 4 कट जाएगा और हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों बात। इस तरीके से हम लोग बोल पाएंगे कि किसी भी टर्म के अंदर हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, किसके बारे में, जीपी के बारे में। ठीक है, तो चलो बच्चों हम अब जीपी में डेटा इंसर्ट करना सीख चुके हैं, जीपी में डेटा इंसर्ट करना सीख चुके हैं, तो अब हम बात करते हैं इसके लास्ट थ्योरी के बारे में, एज्यूम करने के बारे में। मैं आपको थ्योरी फटाफट इसलिए करा रहा हूं ताकि आप लोग एक बार थ्योरी से गो थ्रू हो जाए, फिर हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब इनमें मजा आएगा आपको इन फॉर्मूलों को अप्लाई करने में। क्लियर है बच्चों। तो देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट डेटा के बारे में, और नेक्स्ट डेटा बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, एजम्पशन मेथड, यानी हम लोग किस तरह से किसी भी डेटा को एज्यूम कर सकते हैं, किसके अंदर, जीपी के अंदर। तो जीपी के अंदर अगर हम लोगों को एज्यूम करना है तो देखिए वही 3 टर्म वाला टर्म मैं आपको बताऊंगा, 3 हो 4 हो 5 हो या फिर 6 हो, इनको किस तरह से एज्यूम करना होता है। तो मैंने आपको ऑड टर्म के बारे में तो बताया था बच्चों, ए तो आएगा ही आएगा, ये तो आप मान के चले, ए तो आएगा ही आएगा। जैसे यहाँ पे ए आया है और 5 वाले में भी ए तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब ए के बाद यहाँ क्या आएगा, ए आर आएगा, और यहाँ क्या आएगा, ए अपॉन आर आएगा, है ना, ए अपॉन आर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो हम आर से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो नेक्स्ट डेटा मिलता है, आर से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट डेटा मिलता है। यानी इसको आर से मल्टीप्लाई करूँगा तभी ए मिलेगा, फिर इसको आर से मल्टीप्लाई करूँगा तभी ए आर मिलेगा, मिलेगा बिल्कुल। तो जैसे हमारे पास इस तरह से डेटा चल रहा था वैसे ही हमारे पास यहाँ पे भी है 5 वाले में, ए के बाद क्या आएगा, ए आर आएगा। अब देखो लगातार कंटिन्यूस सीक्वेंस चल रही है हमारे पास में, अगर सीक्वेंस हमारे पास कंटिन्यूस चल रही है तो ए आर के बाद क्या आएगा, ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा, ए अपॉन आर, और यहाँ पे आएगा ए अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, ये चीज़ आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होगा कि हम लोग इस डेटा को किस तरीके से कर रहे हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे आर से मल्टीप्लाई करता हूँ, आर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इस वाले डेटा को आर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मिलेगा, फिर इसको आर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मिलेगा, आर से मल्टीप्लाई तो ये, और आर से मल्टीप्लाई तो ये, इस तरह से तो मिलेगा। तो हमारे पास ये जीपी का सीक्वेंस क्या हो गया, बन चुका है, कंप्लीट जीपी का सीक्वेंस बन चुका है। तो यहाँ पे हम इस तरह से कंप्लीट जीपी का सीक्वेंस बना लेंगे। अब ये तो सर ऑड का तो समझ में आ गया, अब बात करते हैं हम इवन के बारे में। अब ये देखिए इवन कौन सा है, 4 और 6। हमने आपको बताया था कि जब भी इवन आएगा तो ए तो लेना नहीं है, तो लेंगे हम क्या, ए आर, हाँ या ना। ठीक है, अगर यहाँ पे ए आर लेंगे तो यहाँ क्या लेंगे, ए अपॉन आर लेंगे। अब ए आर के बाद इधर ए आर स्क्वायर तो लेंगे नहीं, कितना लेंगे, ए आर क्यूब, क्योंकि एक एक टर्म छोड़ते चले जाएंगे। जहाँ ए ले रहे हैं तो वहाँ तो लगातार सारी की सारी टर्म्स लेंगे, जैसे ए लिया था तो सारी की सारी टर्म्स ले रहे थे, बट जहाँ हम लोग ए नहीं ले रहे वहाँ सारी की सारी टर्म्स नहीं लेंगे। क्लियर है बात। तो हम लोग क्या लेंगे, हम लोग उस डेटा के पीछे चलते चले जाएंगे, यानी एक एक टर्म नेक्स्ट डेटा चलेंगे। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा ए अपॉन आर क्यूब। क्लियर है, ये 4 डेटा का आ गया। जैसे ये 4 डेटा का हमारे पास आया है वैसे बच्चों मैं आपको 6 डेटा का भी बता देता हूँ, 6 डेटा को भी किस तरह से एज्यूम करना होता है। 6 डेटा है तो सबसे पहले बीच में हम लोग जाएंगे और बीच में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे ए आर, तो यहाँ कितना लिखेंगे, ए अपॉन आर। आगे कितना लिखेंगे, ए आर क्यूब, तो यहाँ लिखेंगे ए अपॉन आर क्यूब। फिर लिखेंगे ए आर की पावर कितना, 5, यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट वाले डेटा के अंदर, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ यहाँ पे लिखेंगे ए अपॉन आर की पावर 5। क्लियर है बच्चों, ये बात समझ में आई। चलो जी, ये बात समझ में आई है तो अब मैं आपको थोड़ा सा इस पूरे डेटा के थ्रू गो थ्रू कर देता हूँ कि हम लोगों ने आज जो डेटा पढ़ा है वो क्या डेटा पढ़ा है। तो बच्चों मैं आपकी स्क्रीन को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। देखिए ये मैं आपकी स्क्रीन को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि एएम और जीएम जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या क्या डेटा होगा। देखिए हमने सबसे पहले बात की एएम के बारे में, और ध्यान से देखना ताकि आप लोगों को सारा का सारा डेटा रिवाइज हो जाए।
AM के बारे में, सॉरी AP के बारे में, नॉट टू AM, हम लोग बात कर रहे हैं AP के बारे में, है ना। तो हमने किसके बारे में बात की, AP के बारे में। जैसे AP लिया वैसे यहाँ पे हमने क्या लिया, GP लिया। AP और GP को हम लोगों ने पढ़ा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है। और इसको हिंदी में, इस सेकंड GP को क्या बोलेंगे, गुणोत्तर श्रेणी, इसको बोल देंगे हम गुणोत्तर श्रेणी। ये आ गया हिंदी में। अब AP में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि AP जो होता है उसमें हमेशा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस होता है हमारे पास AP में हमेशा, देखिए हमेशा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, D से। ऐसे यहाँ पे क्या होता है, कॉमन रेशो, और कॉमन रेशो को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर, ठीक है। वैसे जैसे ये सार्व अंतर होता है वैसे ही इस R को हम क्या बोलते हैं, सार्व अनुपात हिंदी के अंदर बोलते हैं। क्लियर है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा, एक तो फॉर्मूला पढ़ा TN का, एक फॉर्मूला पढ़ा SN का। यहाँ पे भी हमने फॉर्मूला पढ़ा TN का और यहाँ पे भी फॉर्मूला पढ़ा SN का। जब TN के और SN के फॉर्मूले के बारे में हम लोग बात करें तो TN का जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, यहाँ पढ़ा था A + n-1 × D, ये हमने पढ़ा था। ऐसे यहाँ पे TN के बारे में बात करूँ तो क्या पढ़ा था, AR⁻n-1, ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब SN के बारे में बात कर लेते हैं। SN क्या था, ये था n/2 × 2A + n-1 × D, यहाँ पे पढ़ा था। जैसे ये SN पढ़ा था वैसे ही इस SN के बारे में बात कर रहा हूँ। ये SN हम लोगों ने क्या पढ़ा था वो देखिए। इस SN में हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे। क्या पढ़ा था, एक तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था R⁻n-1 / R-1, ठीक है। और ऐसे ही SN का एक और इसमें फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें हम क्या कर रहे थे कि इस 1 को हम चेंज कर दे रहे थे, है ना। हम क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे कर रहे थे A1 - R⁻n / 1 - R, इस तरह से हम लोगों ने किया था। तो ये SN और TN का हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे AP के और GP के अंदर। ये फॉर्मूले पढ़ने के बाद हम लोगों ने इसके कुछ क्वेश्चंस किए थे और कुछ क्वेश्चंस करने के बाद हम आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, वापस मैं और पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोगों ने दो डेटा पढ़े, क्या, AM और GM। अब AM और GM जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो AM और GM का फुल फॉर्म क्या होता है, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या हो गया, समांतर माध्य, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, समांतर माध्य। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम गुणोत्तर माध्य, GM बोलते हैं। तो ये हो गया AM और GM। अब AM और GM के पढ़ने के लिए हमने यहाँ पे कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला पता किया था, क्या था, B - A/n+1। ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे R का फॉर्मूला पता किया था, B/A⁴ (1/n+1). और ये फॉर्मूला हम क्यों यूज लेते थे, ताकि कॉमन डिफरेंस या कॉमन रेशो हम बता पाएं। यानी कि जो हमने क्वेश्चन किए थे, कौन से क्वेश्चन, जिनके अंदर बीच में डेटा इंसर्ट करना होता था, 4 डेटा इंसर्ट करो, 5 डेटा इंसर्ट करो, 5 AM इंसर्ट करो, 5 GM इंसर्ट करो, उस तरह के डेटा के अंदर। क्लियर है। इसके बाद हम लोगों ने इसके AM और GM का थोड़ा सा फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर दो संख्या हो तो उनको जोड़कर 2 का भाग दे दो, और GM में दो संख्या हो तो उनको गुणा करके पावर 1/2 लगा दो। क्लियर है। AM और GM पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने इस डेटा के अंदर पढ़ा कि बेसिकली इस डेटा को किस तरीके से हम लोग आगे डिफाइन कर सकते हैं, नहीं अज्यूम कर सकते हैं। और अज्यूम हम किस तरह से कर रहे थे वो देखिएगा। अज्यूम जैसे हम लोगों को करना था 3 डेटा को या फिर 4 डेटा को या फिर 5 डेटा को, मैं केवल इतना सा बता रहा हूँ। चलो 6 वाला डेटा भी ले लेते हैं। जब 3 डेटा को करना था तो हम यहाँ क्या कर रहे थे, यहाँ कर रहे थे बेटा हम देखिएगा A + D और A - D। इसमें 5 होगा तो A + D और A + 2D। यहाँ पे A - D और A - 2D, इस तरह से कर रहे थे हम लोग, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने किया है वैसे ही मैं 3, 4, 5 और 6 के बारे में इधर भी आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, सेम वही प्रोसेस फॉलो करना होगा। 3 में हम लोग किस तरह से करेंगे, यहाँ पे करेंगे सबसे पहले तो A लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे AR और यहाँ क्या लिखेंगे A/R। 5 में क्या लिखेंगे A, तो AR और AR² लिखना जरूरी है। ऐसे ही यहाँ पे A/R और A/R² लिखना भी जरूरी होगा। क्लियर है बात। अच्छा, ये बात क्लियर है। तो अब हम लोग बात करते हैं 4 और 6 के बारे में। तो देखिए, जब हम लोग 4 के बारे में बात कर रहे होंगे
तो 4 के बारे में थोड़ा सा समझदारी रखनी होगी, यानी ऑड नंबर के बारे में, इवन नंबर के बारे में 4 हो या फिर 6 हो। जैसे यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 6। तो 4 वाले में क्या करना होता है, ए तो हमें लिखना नहीं होता, तो हम क्या रखेंगे ए प्लस डी, और ए प्लस डी के साथ इधर रखेंगे ए माइनस डी। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 3d, क्लियर है, और यहाँ क्या रखेंगे ए माइनस 3d। तो यहाँ पे मैं 4 वाले के बारे में बात कर लेता हूँ, यहाँ क्या होगा ए, अच्छा सॉरी ए तो यहाँ पे होगा नहीं, 4 के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब ए नहीं होगा तो हमारे पास डायरेक्ट क्या आएगा, ए आर आएगा और ए आर क्यूब आएगा। ऐसे ही ए अपॉन आर आएगा और ए अपॉन आर क्यूब आएगा। आई विश बात को आप समझ पा रहे होंगे, क्लियर है। जैसे ये हमने किया वैसे अब हम लोग बच्चों कर लेते हैं किसके बारे में, 6 के बारे में। तो देखिए 6 को किस तरह से हमें डील करना होगा। जब हम लोग को 6 करना है तो 6 के बारे में पता है, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो बीच में ए तो हम लोग लिखेंगे नहीं कभी भी। जब ए हम लोग नहीं लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस डी। यहाँ पे कितना लिखेंगे, ए प्लस 2d तो लिखेंगे नहीं, ए प्लस 3d। फिर 3 के बाद 4 आता है पर लिखेंगे क्या, ए प्लस 5d। तो 3 नंबर तो इधर क्या हो गए। ऐसे ये सारे के सारे नेगेटिव में लिख लेंगे, यानी ए माइनस डी। फिर लिखेंगे ए माइनस 3d और एक और क्या लिखेंगे, ए माइनस 5d। इस तरह से हम डेटा को डिफाइन कर पाएंगे। जैसे बच्चों ये 6 के बारे में हमने एम के बारे, एपी के बारे में लिखा, वैसे ही जीपी के बारे में भी तो हम लोग लिख सकते हैं 6 में, हाँ या ना। तो देखिए जीपी के बारे में हम लोग किस तरीके से हम लोगों को लिखना होगा। देखिए मैं आपको लिख के बता रहा हूँ जीपी के बारे में। तो 6 टर्म किस तरह से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ए आर, यहाँ लिखेंगे ए आर क्यूब, यहाँ लिखेंगे ए आर 5, यहाँ लिखेंगे ए अपॉन आर क्यूब और ए अपॉन आर की पावर 5। क्लियर है बच्चों। आई विश ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। बच्चों इसके साथ साथ एक छोटा सा डेटा और इम्पोर्टेंट मैं आपको लोगों को बता देता हूँ कि देखिए जब भी अगर हम लोग बात करें हमारे इस तरह के डेटा के बारे में, रुकिएगा थोड़ा सा, मैं थोड़ा कलर डिफरेंट ले लेता हूँ ताकि आप लोग बहुत अच्छे से उस डेटा को समझ पाए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हाँ जी बच्चों, अब बात करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जब 3 और 5 के बारे में बात कर रहा हूँ, 3 और 5 के बारे में बात कर रहा हूँ, तो 3 और 5 के बारे में बात करते समय हमारे पास क्या है, डिफरेंस क्या, कॉमन डिफरेंस क्या, ओनली डी है ना। यहाँ पे भी क्या है, देखो यहाँ पे डी है, इसके बीच में भी डी प्लस डी है, यहाँ पे भी डी है और यहाँ पे भी डी माइनस डी, एक और 2 माइनस डी। बट यहाँ पर भी ऐसा ही है कि यहाँ पे आर है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आर है। बट जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ यहाँ पे 4 वाले के बारे में, तो देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, आर स्क्वायर है। अगर मैं ए आर क्यूब को आर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए अपॉन आर आ सकता है क्या, नहीं, मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, ए आर क्यूब से, सॉरी आर क्यूब से, आर स्क्वायर से, नोट टू आर क्यूब, आर स्क्वायर से। तो आर क्यूब से आर स्क्वायर जब मैं कैंसिल आउट करूँगा तभी तो एक आर बचेगा, हाँ या ना, बचेगा। अब देखो मैं इसको वापस आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तब आर से आर कटेगा, एक ए आर बचेगा। यहाँ पे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो ए आर क्यूब आएगा, है ना। तो ये थोड़ी सी बात ध्यान देने वाली बात होगी कि यहाँ पे जब भी हम कॉमन रेशो के बारे में बात करते हैं, किसमें, जीपी के बारे में, तो जीपी के बारे में देखिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ। एक तो था ए, एक था ए आर, एक था ए अपॉन आर। यहाँ पे आएगा देखिए ए आर क्यूब, यहाँ पे आएगा ए अपॉन आर और ए अपॉन आर क्यूब। और 6 के लिए भी मैं ले लेता हूँ, सॉरी 5 के लिए ए आर स्क्वायर और ए आर, यहाँ पे होगा ए अपॉन आर और ए अपॉन आर स्क्वायर। ये इस तरह से डेटा हमारे पास चल रहा है, ठीक है। ये 3 डेटा चलने के बाद अगर मैं यहाँ पे कॉमन रेशो के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे कॉमन रेशो क्या है, आर है, यहाँ क्या है, आर स्क्वायर है और यहाँ क्या है, आर है। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 3, ये 4 और ये 5 डेटा के बारे में, ठीक है। तो बच्चों ये चीज़ ध्यान रखने की, जब भी 4 होता है तो आर स्क्वायर होता है। अब मैंने आपको पूरा बेसिक्स के थ्रू एक बार गो थ्रू कर चुका हूँ। बट एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, आपको ये रटना नहीं है, बस आपको इसको एक बार दो तीन बार इस वीडियो को देखना है, समझना अच्छे से। अब हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में, कल वाली क्लास में जब इसके क्वेश्चंस करेंगे, बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस करेंगे, और जब बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो इन सारे डेटा का हम एक एक क्वेश्चन में एक एक कॉन्सेप्ट यूज ले, एक एक कॉन्सेप्ट के हम कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे, ताकि ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए और हम इस क्वेश्चन को, इस पूरे डेटा को ईजिली एसएससी मेंस के अंदर क्रैक कर पाए। क्लियर है बच्चों। आई विश आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर बच्चों आपको ये बात समझ में आई है तो फटाफट से इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
बच्चों मैंने आपको पहले ही बोला है, एक स्टूडेंट कम से कम 5 सब्सक्राइबर करवाए। दैट डजंट मैटर कि वो सब्सक्राइबर कौन है, आपके फैमिली मेंबर है, आपके फ्रेंड है, वो स्टूडेंट हो या ना हो तो भी अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि फटाफट से 1000 सब्सक्राइबर हो और 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं आपको डायरेक्ट ऑनलाइन आके पढ़ा पाऊं। क्योंकि लगभग काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आते हैं पर्सनल कि सर आप ऑनलाइन आइए। अब बच्चों मैं ऑनलाइन तो तब आ सकता हूं जब आप लोग क्या करें, जब आप लोग यहाँ पे मेरे इस चैनल के अंदर कम से कम कितने सब्सक्राइबर होने चाहिए, कम से कम मेरे पास जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तभी तो मैं ऑनलाइन आ पाऊंगा। तो जब मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर होने के लिए मुझे आप लोगों की ये हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि सभी बच्चों के मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, ना ही बच्चों को 90% मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि मैं ऑनलाइन आ चुका हूं यूट्यूब पर। तो ये सब काम कौन कर सकते हैं? आप ही इस काम में मेरी हेल्प कर सकते हैं। जब आप ये काम करेंगे तभी मैं ऑनलाइन आ पाऊंगा। क्लियर है बच्चों? तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के